वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2011 में आई मेडिसन काउंटी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन स्लैशर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था एरिक इंग्लैंड ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही इंटेंस एंड अनसेटलिंग सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही मूवी की स्टार्टिंग में किसी क्रिस्टी नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि वो बेहोश हो रखी थी और ये बस बेहोशी में होश में ही आती है, सिवाय अपनी बॉडी पे अंडरवेयर और बिकनी के, मोस्टली बिना कपड़ों के, बहुत ही बुरी हालत में, जैसा कि इसको टॉर्चर कर कर किसी ने बेरहमी से पिटा हुआ हो, एक चलते ट्रक के बैक साइड की तरफ, जिसमें कोई आदमी इसको घने जंगल के अंदर लेकर जा रहा था, हॉस्टेज बना हुआ देख पाती है। तो अब इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख क्रिस्टी ये तुरंत ही इसे चलते हुए ट्रक से छलांग लगाकर जख्मी ही हालत में उस आदमी से अपनी जान बचाकर बस से इधर से भागने की कोशिश करती। तो तभी ही उससे पहले वो आदमी क्रिस्टी को ऐसे भागता हुआ देख तुरंत ही अपने ट्रक से निकल अपने हाथों में एक बड़े से हथौड़े जैसे स्लैश हैमर को ले क्रिस्टी के पीछे जा बिना कुछ सोचे समझे उसके सर को इसी ही स्लैश हैमर की मदद से फोड़कर चितड़े कर देता है। तो अब इसको ऐसे ब्रूटल तरीके से मारने के बाद ये क्रीपी सा दिखने वाला आदमी क्रिस्टी को कंधे पर उठाकर सीधा कार के अंदर उसको पटक इधर से अपने साथ लेकर चले जाता है। और बस अब सीन सीधा उससे क्रिपी एक्सीडेंट से चेंज होकर इंस्टेंटली 7 महीने बाद अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा में रह रहे कुछ 4-5 कॉलेज के यूनिवर्सिटी ऑफ डाल्टन में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जिन सभी के ही नाम बिली, मैक्स, रैंडी, इनकी फ्रेंड जेनिफर एंड सोफी को देख पाते हैं, जो कि ये सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट 2 दिनों के लिए नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में मौजूद मेडिसन काउंटी के अंदर रहने वाले किसी डेविड विलियम्स नाम के आदमी से, जो कि वो एक सीनियर बुक राइटर थे, जिन्होंने रिसेंटली एक ट्रू क्राइम नाम की किताब को पब्लिश किया था, उसी ही बारे में ये सभी ही उनका इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे होते हैं, ताकि ये सभी ही स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के एक आर्टिकल के अंदर उनके बारे में बताकर पब्लिश कर सके। तो बात सब होना क्या था, ये सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स मिस्टर रैंडल से पर्सनली मिलने के लिए मेडिसन काउंटी की तरफ निकल जाते हैं। तो खैर अब काफी देर तक ऐसे ही ड्राइव करने के बाद जेनिफर और मैगन वो दोनों ही बैठे बैठे अंदर से बोर हो रही थी, बिकॉज ये दोनों ही चाहते थे कि ये अपने इस सफर को रोड ट्रिप को फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग बना सके। तो बस उसे ही चीज को देखते हुए मैगन एंड जेनिफर तुरंत ही रैंडी को बोलकर कार को रुकवाकर जंगल के बीचों बीच एक ग्रुप फोटो लेने के लिए कहती हैं, इससे इस ट्रिप के यादगार के तौर पर। तो अब मैगन और जेनिफर की इन बातों को सुन रैंडी, बिली एंड मैक्स वो इमीडिएटली अपनी कार को रोककर साथ में एक ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब फाइनली फोटो वगैरह खींचने के बाद ये सभी ही स्टूडेंट्स अपने इस ट्रिप को दोबारा से आगे के लिए कंटिन्यू ही करते हैं। तो तभी ही कुछ ही दूर चलते ही इनकी कार का इंजन वो एकदम से गर्म होकर खराब हो जाता है और बस इसी के ही चलते इनकी कार वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही एक सुनसान से इलाके पे आकर रुक जाती है, जिधर अभी इस समय इन पांचों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख रैंडी, बिली, मैक्स, जेनिफर एंड मैगन ये सभी ही अपनी कार से निकल आसपास किसी मैकेनिक शॉप या फिर सड़क से गुजरती हुई दूसरी कारों से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस समय इस सुनसान से इलाके में इन पांचों के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। तो अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन को देख रैंडी एंड मैक्स ये दोनों इस वियर्ड सी जगह से बाहर निकलने के रास्ते को ही ढूंढते हैं। तो तभी ही इसी ही दौरान इन सभी की नजर ठीक सामने ही लगे हुए बेसिकली एक बाउंडर के ऊपर चली जाती है, जिसके टेम्पलेट पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस बाउंडर के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो एक काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर जाना किसी भी कंडीशन में बिल्कुल ही मना था। बट अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये सभी ही स्टूडेंट्स इस टेम्पलेट को पढ़ने के बावजूद भी ऐसा सोचते हुए कि इस बाउंडर की प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेटली कुछ लोग वगैरह रहते होंगे जो कि वो इनकी इस जगह से निकलने में हेल्प करेंगे। बस इसे ही सोच के साथ के सभी बाउंडर को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा इन स्टूडेंट्स के पास इधर से निकलने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब जैसे तैसे प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद रैंडल ये अपने सभी ही दोस्तों को अलग अलग जाकर अंदर रह रहे हैं लोगों को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये साथ में मिलकर यहाँ पर रह रहे हैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में उनको ढूंढने की कोशिश करते तो इनको डेफिनेटली रात ही लग जाती, जो कि बस अब कुछ ही देर में होने वाली थी और फिर इनका यहाँ से निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो अब रैंडल की इन बातों को सुन बिली, मैक्स, जेनिफर एंड मैगन ये सभी ही इमीडिएटली अलग अलग डायरेक्शन में जाकर अपनी हेल्प के लिए उन लोगों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
वेल अब आप सभी ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर में इस मूवी के सेकंड हाफ से क्रिस्टी के इंसिडेंट से क्या लेना देना है, जिसको हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में एक बड़े ही अजीब से दिखने वाले आदमी के जरिए बुरी तरीके से मरते हुए देखा था। तो दरअसल ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ पर वो सभी ही स्टूडेंट से बाउंड्री के थ्रू चढ़कर अंदर घुसे थे, ये अनफॉर्चुनेटली वही जगह होती है जिसके बारे में ये सभी ही स्टूडेंट्स इस जगह की पास्ट हिस्ट्री और पहले हो रखे इवेंट से बिल्कुल ही अनजान थे, ना जानते हुए कि पहले यहाँ पर कोई मर वर भी चुका था। तो बस अब इसी ही इंटेंट के साथ सीन यहाँ पर सबसे पहले रैंडी के ऊपर फोकस करता है। रैंडी ये इस सुनसान से इलाके में इधर रह रहे लोगों को ढूंढने की कोशिश करता, तो तभी ही वो चलते चलते एक बड़ी सी नदी के पास पहुंच जाता है जिसके आगे रास्ता ही खत्म हो गया था। तो इसी ही चीज को देखते हुए रैंडी ये मुड़कर इधर से जाने ही लगता। तो उससे पहले ही ठीक इसके पीछे एक बड़ा ही क्रीपी सा दिखने वाला बेसिकली एक बिग मास्क पहना हुआ आदमी वो अचानक से इसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, जिसके बारे में रैंडी को कोई आइडिया ही नहीं था। वो आदमी रैंडी को उसके कंधे के जरिए अपनी तरफ मुड़ाकर पैंट की जेब में से एक बड़ी सी मसेटी को निकाल सीधा उसको रैंडी के पेट के अंदर घुसाकर बुरी तरीके से फाड़कर ठीक पीछे ही दिख रही नदी के अंदर धक्का मारकर उसके अंदर फेंक देता है। तो अब रैंडी के ऐसे मरने के बाद सीन अब डायरेक्टली यहाँ से चेंज होकर मैक्स और जेनिफर के ऊपर फोकस करता है। ये दोनों इस सुनसान से इलाके में इतनी देर तक चलने के बाद बस थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करते हैं। तो तभी ही मैक्स वो एकदम से खड़ा होकर ठीक सामने ही दिख रही एक रिवर के पास जाकर उसके अंदर टॉयलेट करता है। तो इसी ही दौरान इसको इसी ही नदी के पानी के अंदर अपने फ्रेंड रैंडी की डेड बॉडी दिखाई देने को मिलती है, जिसे हम सभी नहीं अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही अच्छे से मरते हुए देखा था। तो खैर अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख मैक्स वो डर के मारे इधर से भागता ही। तो तभी है उससे पहले वही क्रीपी सा पिग मास्क पहना हुआ आदमी वो बड़ी ही चालाकी से मैक्स के पीछे आ अचानक से इसको जोर से धक्का दे जमीन पे गिराकर पास ही में ही पड़े हुए एक बड़े से लकड़ी के टूटे हुए डंडे को ले सीधा उसको मैक्स के गले के अंदर तक घुसाकर सर को पीछे से फाड़कर मार डालता है। तो अब मैक्स के ऐसे मरते ही पास ही में ही बैठी हुई जेनिफर वो अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बस नदी के पास आकर इस मैटर के बारे में देखने के लिए ही आती है। तो तभी ही इसको मैक्स बहुत ही बुरी तरीके से मरता हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो अब इस शॉकिंग सीन को देख जेनिफर ये अपने फ्रेंड्स बिली और मेगन को चिल्लाकर बुलाती ही। तो इससे पहले ही वो पिग मास्क पहना हुआ आदमी एकदम से भागते हुए जेनिफर की तरफ जा अपने पेट के पीछे बंधी हुई कुल्हाड़ी को निकाल सीधे उसकी मदद से जेनिफर की बॉडी पर उसको कस के मार बीच में से दो टुकड़े कर बहरे में से मार डालता है। तो अब रैंडी मैक्स और जेनिफर के ऐसे मरते ही सीन अब डायरेक्टली इस मूवी के एंडिंग के तरफ फोकस करता है। बिली वो इसी ही सुनसान सी जगह पर अपने दोस्तों की मौतों से बिल्कुल ही अनजान यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही ढूंढ रहा था। तो उसी ही वक्त इसकी नजर ठीक सामने की तरफ से ही आ रहे एक छोटे से ट्रक के ऊपर चली जाती है जो कि वो बिली की ओर ही आ रहा था। तो बस अब इसी ही चीज को देखते हुए बिली वो अंदर से एक्साइटेड होकर इस ट्रक को रोकने की कोशिश करता, सोचते हुए कि ये ट्रक वाला इनकी इस जगह से बाहर निकलने में मदद करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रक के अंदर बैठा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि वही पिग मास्क वाला क्रीपी आदमी होता है। तो अब होना क्या था, ये आदमी ठीक सामने ही दिख रहे बिली को ट्रक से बुरी तरीके से टक्कर मारकर बहरे में से कुचलकर मार डालता है। तो अब बिली के भी ऐसे मर जाने के बाद सीन अब लास्ट एंड फाइनल बार मेगन के ऊपर फोकस करता है। मेगन वो जंगल के रास्ते से होते हुए आसपास बस किसी को ढूंढी रही थी। तो तभी ही चलते चलते ठीक इसको अपने सामने की तरफ एक पुराना सा केबिन दिखाई देने को मिलता है। तो जिसे ये देख बिना कुछ सोचे समझे उसे ही केबिन के अंदर चली जाती है। तो अब केबिन के अंदर आते ही मेगन को ठीक अपने सामने की तरफ एक बूढ़ी सी औरत दिखाई देने को मिलती है। तो जिन्हें ये देख इनसे मदद ही मांगती। तो तभी ही वो बूढ़ी औरत अपने हाथों में एक चक्कू ले सीधे मेगन को इसकी मदद से पीठ में घोंपकर मार देती है। अब आप जरूर ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर में इस बूढ़ी औरत ने मेगन को क्यों मारा। तो रीजन यहाँ पर बड़ा ही क्लियर है कि ये बूढ़ी औरत दरअसल उसी ही क्रीपी मास्क पहने हुए आदमी की माँ होती है और वो क्रीपी मास्क पहना हुआ आदमी वही होता है जिसको हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में क्रिस्टी को मारते हुए देखा था। और ये होल इंटायर प्रॉपर्टी इन लोगों की ही होती है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी इन सभी ही स्टूडेंट्स कैसे मरते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
तो वेल दोस्तों, यही थी मेडिसन काउंटी मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।